हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा। ध्यान से सुनना, मैं सैलरी का आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोले सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेके बहुत कंफ्यूजन है, क्या होगा कैसे होगा। स्टैट्यूटरी तो बहुत सिंपल है सर, वो तो पूरा ही एग्जाम्प्ट होता है, उसमें क्या ही लड़ोगे। और अनरिकॉग्नाइज का भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं आता। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेके बहुत डाउट आता है क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। तो मैंने ना आपके लिए एक नोट्स बनाया है जिसमें सब चीजें कवर कर दी कि कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आराम से सुनना, काम को लेके सुनना और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये मेरे नोट्स है। ठीक है, चलो ध्यान दो सर, नोट्स क्या है। सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को पहले तो सर दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो। एक होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है ना सर, वो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट को इसमें भी डाउट आ सकता है कि सर यहाँ सैलरी का मतलब क्या होगा। सर यहाँ बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन, सर ये तीन होता है सर। ठीक है, तो अप टू 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका 12% तक एग्जेम्प्ट होता है सर। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 15% रहा तो आप 3% टैक्सेबल कर देंगे एग्जाम में। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। एग्जाम में इसमें कहां घुमाते हैं, ध्यान से सुनना। एग्जाम में आपको ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयर ने 20% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट किया, तो आप क्या करेंगे, 20% ऑफ बेसिक सैलरी लिखेंगे, उसमें फिर माइनस करेंगे 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसका 12% निकालेंगे, माइनस करेंगे और जो बैलेंस आएगा वो आगे टैक्सेबल में जाएगा सर। क्लियर हुआ। 20% माइनस 12% जो आपको निकालना है और माइनस करना और बैलेंस टैक्सेबल। ये सब क्वेश्चंस मैंने कराए टॉप 46 में। अब बात आती है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की आप डिडक्शन लेते हैं एटीसी में। अब अगर आप 115 बीएससी ले रहे तो एटीसी नहीं ले पाओगे, नहीं तो आप एटीसी में डिडक्शन ले लेते हो। पर कई सारे स्टूडेंट गड़बड़ ये भी कर देते हैं कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन दिया होता है उसको भी सैलरी में ऐड कर देते हैं। एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से ही तो कंट्रीब्यूट करता है, उसको वापस सैलरी में ऐड क्यों करते हो, नहीं करना होता। आगे इंटरेस्ट, इसी को लेके सबसे ज्यादा लड़ाई है, बहुत लड़ाई है और बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डाउट है सर। इंटरेस्ट जो एग्जेम्प्ट होता है वो अप टू 9.5% होता है। 9.5% एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, 9.5% एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का, दोनों के कंट्रीब्यूशन का होता है सर। अगर उससे एक्सेस रहा तो टैक्सेबल हो जाता है, 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, ये क्रिस्टल क्लियर। बट एम्प्लॉय का जब कंट्रीब्यूशन 9.5% के केस में आता है तो थोड़ी सी चीजें और भी होती है सर। अब मान लो जो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय ने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया सर। मान लो अगर एम्प्लॉय 3.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया, 3,50,000 कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉय के केस में हमने ये बोला सर कि अप टू 2,50,000 एग्जेम्प्ट होता है, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे ऊपर जितना वो कंट्रीब्यूट किया और उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी सेट करके दिया है कि एक एम्प्लॉय है जो 3,50,000 कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें उसको इंटरेस्ट 8.25 के हिसाब से मिला, तो सर 9.5 के अंदर ही मिला 8.25। सर प्रोबेबली पूरा एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, नहीं सर, 1 अप्रैल 2021 के बाद से इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने बोला भैया जितना एम्प्लॉय 2,50,000 तक कंट्रीब्यूट किया ना, उस पे जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, और जो ये एक्सेस 1 लाख है उस पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय वाला थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है सर। ठीक, उसके बाद हमने एम्प्लॉयर को बोला भाई तू एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट तो कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि तू कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, तेरे पास लिमिट है, ओवरऑल 7,50,000 की लिमिट है। और ये जो 7,50,000 की लिमिट हम एम्प्लॉयर को बोलते हैं वो 3 चीजों को मिला के होती है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एटीसीसीडी एनपीएस वाला और अप्रूव सुपर एन्वेशन फंड। ये 3 चीजों को मिला के उसे 7,50,000 की लिमिट मिलती है। क्रिस्टल क्लियर। इससे ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो कोई एम्प्लॉयर है जिसने 8 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट किया, तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा सर, क्योंकि 7,50,000 से एक्सेस हो गया। ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब इन्होंने बोला सर कि ये जो आप फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो 7,50,000 तक, इससे ऊपर आपने 8 लाख कंट्रीब्यूट किया, मतलब 50,000 एक्सेस कंट्रीब्यूट किया। ये जो 50,000 एक्सेस कंट्रीब्यूट किया है उसमें हम जितना भी एनुअल एक्रीशंस होंगे, जितना भी इंटरेस्ट बोनस ये सब मिला होगा, वो एक्सेस वाले पार्ट में हम टैक्सेबिलिटी निकालेंगे।
सर ये टैक्सेबल परक्विजिट निकालते हो आप? सर ये अगर किसी स्टूडेंट को देखना हो तो मैंने फास्ट ट्रैक लेक्चर में सैलरी का करवाया हुआ है सर, वापस यहाँ पूरा नहीं करा पाऊंगा, मैंने वहां पर पूरा सॉल्व कराया, बैठा के लिखाया और सॉल्व कराया। आप फास्ट ट्रैक लेक्चर में सैलरी का जाके देख लेना, फोल्डर में आपको मिल जाएगा सर, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ठीक, अब बात आगे बढ़ती है सर। अब जो ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस बचा है सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ये नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है, बट एग्जेम्प्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस है सर। 5 साल कंटिन्यूअस पीरियड उस आपने सर्विस दी है, उसके बाद आप विड्रॉ कर रहे हो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, या तो आप सर्विस टर्मिनेट कर रहे हो सर क्योंकि अपनी हेल्थ खराब हो गई, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बिजनेस का, या ऐसा कुछ हुआ जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड था सर। ठीक है, या तो आप नई जगह नौकरी करने जा रहे हो सर, ठीक है, तो अपना प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करवा रहे हो सर, तो विड्रॉ करके दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहे हो, या फिर एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे हो। इन सब केसेस में आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? ये मैंने आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बहुत सिंपल इजी, बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चार्ट्स के साथ नोट्स प्रोवाइड किया। आई होप इसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेके कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, ये नोट्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे सर। ठीक है, थैंक यू।